हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम अधिगम टॉपिक को क्लियर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे डीएलएड में अधिगम नाम से एक चैप्टर है मनोविज्ञान में, है ना, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अधिगम का अर्थ भी कई लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर हम इसको टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर देखिए, अधिगम क्या है। मनोविज्ञान की भाषा में अधिगम होता है। अगर हम इसका हिंदी अर्थ समझें तो क्या होता है, सीखना। ठीक है, अधिगम का हिंदी अर्थ क्या होता है, सीखना। अब ये तो आप जानते ही हैं, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है ना। तो सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है और अधिगम का अर्थ भी सीखना ही होता है। ठीक है, अधिगम संबंधी नियम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, अधिगम से संबंधित कुछ नियम हैं जो कि किसने दिए हैं, थॉर्नडाइक ने दिए हैं। और इन नियमों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से दो भाग हैं, पहला है मुख्य नियम और दूसरा है गौड़ नियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सीखने का नियम या फिर अधिगम का नियम किसने दिया है तो आप क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक। ठीक है, अब नियम कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, मुख्य नियम और गौड़ नियम। अब देखिए, मुख्य नियम क्या होता है। मुख्य नियम का अर्थ है जो एकदम ज़रूरी है और वो ही खोजे गए हैं सबसे पहले। ठीक है, ऐसे नियम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है, वो मुख्य नियम कहलाते हैं। या फिर कहें ऐसे नियम जो आवश्यक होते हैं या फिर जिन्हें हम आधार भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर मुख्य नियम ही नहीं होगा तो फिर गौड़ नियम का कोई अर्थ ही नहीं है। मेन चीज़ तो मुख्य नियम ही है जो कि आधार बनता है किसी चीज़ का। ठीक है, दूसरा है गौड़ नियम। गौड़ नियम का मतलब क्या होता है, जिनके बिना भी काम चल सकता है या जो मुख्य के बाद आते हैं। ठीक है, मुख्य नियम का अर्थ होता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, वही आवश्यक होते हैं बहुत, वो आधार होते हैं। और गौड़ नियम में क्या होता है, जिनके बिना काम चल सकता है और गौड़ नियम मुख्य नियम के बाद आता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए, मुख्य नियम में आता क्या क्या है। मुख्य नियम के अंदर 3 नियम आते हैं। ठीक है, कौन कौन से नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव के नियम का ही और भी नाम है जिसको हम परिणाम का नियम कहते हैं या फिर संतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रभाव का नियम कहें या फिर परिणाम का नियम कहें या फिर संतोष का नियम कहें तो तीनों का अर्थ एक ही है, प्रभाव का नियम। ठीक, अब देखिए, मुख्य नियम के अंदर कौन कौन से नियम आए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। मुख्य नियम समझ में आ गया, यही 3 पूछे जाते हैं, यही 3 मुख्य नियम के अंदर आते हैं। अब दूसरा गौड़ नियम था। गौड़ नियम के अंदर कितने आते हैं, गौड़ नियम के अंदर 5 नियम आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो नियम के अंदर 2 नियम आते हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम के अंदर 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम के अंदर 5 नियम आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं, मुख्य नियम के अंदर 3 नियम आते हैं और गौड़ नियम के अंदर 5 नियम आते हैं। ठीक है, अब इन 5 नियमों में कौन कौन से हैं, पहला है मनोवृत्ति का नियम, फिर है बहुअनुक्रिया का नियम, तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम, चौथा है अनुरूपता का नियम और 5वां है संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये 5 नियम आपने देख लिए जो ये किसके अंदर आते हैं, गौड़ नियम के अंदर आते हैं। समझ में आ गया। अब हम इनको एक सिंगल सिंगल लेके पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अभ्यास का नियम के अंदर जो थ्योरी पार्ट है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा और ऑप्शन में आपको ये 3 नियम या फिर कोई भी नियम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बताना होगा कि वो चीज़ किसका अर्थ है। ठीक है, किसके अंदर आता है। तो उस हिसाब से अगर वो अभ्यास का नियम होगा तो आप अभ्यास के नियम पे टिक करेंगे, प्रभाव का नियम होगा तो प्रभाव के नियम पे टिक करेंगे। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको इन 3 का और इन 5 का अर्थ पता होगा कि इनके अंदर आता क्या है, इनका अर्थ क्या होता है ना। तो चलिए फिर इसको अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्परता का नियम। अब देखिए, तत्परता के नियम में क्या आता है, इस नियम को इंग्लिश में प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कहते हैं। ठीक है, ये अलग से भी पूछ लिया जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस का कौन सा नियम है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो आपको तत्परता का नियम पे टिक करना होगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि बच्चा किसी काम को सीखने के प्रति तत्पर है तो वो उस काम को जल्दी सीख जाएगा। यदि वो तत्पर नहीं है तो उसे सीखने में कठिनाई आएगी। ये तो आप जानते हैं ना कि अगर आपका किसी चीज़ में मन लगेगा, आप उस काम को करने में, या फिर आप चाहते हैं कि आप उस चीज़ को सीखें, आप उस चीज़ को करें, अगर आप तत्पर
तत्पर हैं उस चीज़ के लिए तो आप उस काम को जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आप बेमन से कर रहे हैं, अगर आपका मन नहीं है, आप करना नहीं चाहते हैं, फिर भी आपको वो काम करना पड़ रहा है या सीखना पड़ रहा है, तो आपको वो चीज़ सीखने में थोड़ी कठिनाई आएगी या फिर कह सकते हैं कि ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, तो अगर बच्चा किसी चीज़ को सीखने में तत्पर है तो वो उसे जल्दी सीख जाएगा, और अगर वो तत्पर नहीं है तो उसे सीखने में कठिनाई आएगी, थोड़ा समय लगेगा। और ये चीज़ किसके अंदर आता है? तत्परता का नियम के अंदर आता है। ठीक है, इसका अर्थ आप समझ गए। अब दूसरा देखिए क्या है, अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में क्या आता है? जितना अभ्यास होगा बच्चा उतना सीखेगा। अब अभ्यास का अर्थ क्या है? जितना आप अभ्यास कर पाएंगे, जितना आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अब खुद से करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ आप जल्दी सीख जाएंगे तथा सीखना उनका स्थायी होगा। और वो चीज़ जो आप सीखे हैं वो क्या होगा? स्थायी हो जाएगा। भूलना आप जल्दी उसको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा और उतना जल्दी आप सीखेंगे, है ना। यही तो होता ही है। अब इसको कहावत के रूप में भी कहा गया है, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान। और इंग्लिश में भी एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब जानते हैं आप कि प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना एक मैन प्रैक्टिस करता है उतना वो परफेक्ट होता जाता है ना। यही चीज़ किसके अंदर आती है? अभ्यास के नियम के अंदर आती है। तत्परता के नियम में क्या था कि बच्चा अगर सीखने के लिए तत्पर है तो वो उस चीज़ को जल्दी सीख जाएगा। अभ्यास के अंदर क्या है? अगर जितना ज़्यादा बच्चा अभ्यास करता है, आप किसी चीज़ को सीख गए हैं, अब आप घर पर जाकर उसको खुद से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उतना जल्दी आप सीख पाएंगे और आपका वो सीखा हुआ ज्ञान स्थायी भी होगा। ठीक है, ये दो नियम आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब तीसरे पे हम चलते हैं, प्रभाव का नियम। अब देखिए प्रभाव के नियम में क्या आता है? अब इससे पहले हमने पढ़ा था प्रभाव के नियम का और भी नाम है, परिणाम का नियम और संतोष का नियम। ठीक है, ये तीनों नियम का अर्थ एक ही होता है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या आता है? जिस काम को करने में बच्चे को आनंद आएगा वह काम जल्दी सीखेगा, है ना। जिस काम को करने में आपका मन लगेगा, आपको मज़ा आ रहा होगा, उस काम को आप जल्दी सीख जाएंगे। अतः जिस कार्य के परिणाम बच्चे को आनंद देते हैं वह कार्य वह जल्दी सीखता है। अब जैसे कि आपने किसी चीज़ का कोई काम किया, उसके परिणाम, उसके जैसे कि आपने कोई काम किया, किसी ने आपको कह दिया कि आप कितना अच्छा किए हो, या बहुत ही अच्छे से बच्चे ने अपना काम किया, अपना काम पूरा किया, है ना। अगर कोई आपकी तारीफ़ कर देता है तो उससे आपको क्या होगा? आपको प्रेरणा मिलेगी और फिर आप जल्दी सीख भी जाएंगे। उसके प्रभाव से उसे आनंद मिलता है और उस काम के प्रभाव से उसे आनंद मिलता है। इसलिए प्रभाव का नियम, परिणाम का नियम और संतोष का नियम एक ही चीज़ है, उसे संतोष मिलता है। अगर आपने किसी काम को करने में आनंद लिया, है ना, अगर आप उस काम को वाकई में करना चाहते हैं, वो काम करने में आपको मज़ा आ रहा है, तो वो काम आप जल्दी सीख जाएंगे। उसका परिणाम अगर आपको आनंद देते हैं, है ना, उसका परिणाम अगर आपको अच्छा लगता है, आप संतुष्ट होते हैं, तो वो चीज़ किसके अंदर आ जाएगी? संतोष के नियम आ जाएगी, परिणाम का नियम आ जाएगा। ये सब चीज़ इसीलिए घुमा फिरा के एक ही चीज़ पे आता है। ठीक है, फिर क्या है? यही प्रभाव, परिणाम, संतोष का नियम है। ठीक है, यही क्या है? प्रभाव का नियम है, परिणाम का नियम है और संतोष का नियम है। तो तीनों नियम जो कि हमारे मुख्य नियम थे वो आपने पढ़ लिए हैं। आई होप सो मुख्य नियम आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं गौड़ नियम की। गौड़ नियम का पहला नियम है मनोवृत्ति का नियम, है ना। अब देखिए मनोवृत्ति का नियम में क्या आता है? बच्चे की अगर किसी कार्य को करने की मन से इच्छा होगी तो वह उस कार्य को सीख पाएगा। मन से सीखने की यह प्रवृत्ति ही मनोवृत्ति है। मनोवृत्ति में आप समझ रहे हैं, मन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर बच्चा मन से किसी काम को कर रहा है तो वो काम वो सीख जाएगा बहुत आसानी से, और यही मनोवृत्ति का नियम है। ठीक है, यही नियम क्या कहलाता है? मनोवृत्ति का नियम कहलाता है। नेक्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम। इसमें क्या है? किसी एक कार्य को करने की कई विधियां हैं या कई रास्ते होते हैं, है ना। आप जानते हैं किसी एक चीज़ को करने के कई सारे तरीके होते हैं। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, कोई कुछ अपनाता है, कोई कुछ अपनाता है। कुछ उपयोगी और कुछ अनुपयोगी। कुछ उपयोगी होते हैं, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो आपको उपयोग में आएंगे, है ना, जो काम जिन रास्ते से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो अनुपयोगी होते हैं, आप भटक जाते हैं, नहीं पहुंच पाते अपने लक्ष्य तक, तो वह उपयोगी अनुक्रियाएं चुन लेता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उपयोगी रास्ता चुनेंगे या फिर अनुपयोगी रास्ता
चुनेंगे? उपयोगी चुनेंगे ना, जो आपके लिए उपयोग होगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो वही चीज़ क्या आता है, बहु अनुक्रिया का नियम आता है। इसका मतलब कि किसी काम को करने की कई सारी विधियाँ या रास्ते होते हैं, उसमें से कुछ उपयोगी होते हैं और कुछ अनुपयोगी होते हैं। तो आप क्या करेंगे, उन उपयोगी अनुक्रियाओं को चुन लेंगे। ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है आंशिक क्रिया का नियम। इसमें क्या आता है, किसी कार्य को अंशों में विभाजित करके सीखना जिससे वह कार्य आसान हो जाए। अब कोई भी काम को एक बार में तो आप सीखेंगे तो फिर बहुत डिफिकल्ट, बहुत ही कठिनाई आएगी। तो अगर आप उस किसी भी चीज़ को, अगर आप बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, कोई बच्चा अगर कोई वर्ड भी सीख रहा है तो क्या करते हैं, पहले उसको तोड़ तोड़ के सिखाते हैं ना, उसको अंशों में विभाजित करके सिखाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, किसी कार्य को अंशों में विभाजित करके सीखना उस कार्य को आसान बना देता है। ठीक है, बच्चा आसानी से सीख जाता है। अब फिर नेक्स्ट है अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का नियम में क्या है, इसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभव या फिर और प्रयत्नों से अपनी समस्या की तुलना करता है, फिर उसके अनुरूप समाधान निकालता है। अनुरूपता के नियम में क्या है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने पूर्व अनुभव से, जो वो पहले एक्सपीरियंस कर चुका है, ठीक है, उस अनुभव से या फिर प्रयत्नों से अपनी समस्या की तुलना करता है। जो वो प्रयत्न करता है उससे अपनी समस्या की तुलना करता है, क्या वो हल हो पाएगा उससे या फिर नहीं हो पाएगा, फिर उसके अनुरूप समाधान निकालता है। फिर वो सोचता है कि उसका समाधान क्या होगा। ठीक है, उस समस्या, पहले हम क्या करते हैं, समस्या को ऐसे ही नहीं हल करने चल देते, पहले समस्या को समझते हैं, ठीक है, जानते हैं कि क्या समस्या, वो कैसे हल होगा, फिर करते हैं उसके अनुरूप ही समाधान निकालते हैं। यही अनुरूप का नियम है। ठीक है, अनुरूपता का नियम भी आप सीख गए। अब लास्ट एक बचा है, उसको भी देख लेते हैं, संबंधित परिवर्तन का नियम। इसका एक और नाम होता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, आप संबंधित बोले या फिर साहचर्य परिवर्तन का नियम बोले, एक ही चीज़ है। इसमें क्या आता है, इसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। इसके अनुसार ये नियम क्या कहता है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में प्रयोग कर सकता है, करता है, जबकि इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है। इसमें क्रिया का स्वरूप जो वही रहेगा, पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, काम एक ही है लेकिन अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। परिस्थिति के हिसाब से ही तो तरीके अपनाए जाते हैं। कौन सी परिस्थिति में आपको कौन सा कदम उठाना है वो आप कैसे जानते हैं, उस परिस्थिति में जो समस्या उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति के हिसाब से ही तो आप समाधान निकालते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है लेकिन परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से फिर वो इंसान अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे मुख्य नियम और गौड़ नियम जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए हैं, और ये दोनों नियम कहलाते हैं सीखने के नियम। ठीक है, तो मेन क्वेश्चन है सीखने का नियम किसने दिया है, तो आप क्या कहेंगे, थॉर्नडाइक। कौन कौन से नियम है, मुख्य नियम और गौड़ नियम, 2 नियम आते हैं इसके अंदर। मुख्य नियम में 3 नियम आते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौड़ नियम के अंदर 5 नियम आते हैं जो कि अभी अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।